Hello everyone, welcome back to your own channel Study Hashtag Classwise. This is class 8 and now we are going to start our part number 2 of chapter number 1 When I Failed. So students, इसका अब तक के हम लोग ने स्टोरी देख चुके थे कि कैसे जो अब्दुल कलाम थे उनके जो प्रोफेसर थे श्रीनिवासम उन्होंने किस तरीके से उनको उनका जो प्रोजेक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया था। देन फिर उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें अब इसे दोबारा बनाना है। तो उसके जो आगे की स्टोरी है अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी योर बुक on the screen. So now I am going to read. I got to work right away, determined to prove myself. अब मुझे काम मिल गया था, मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है और मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए डिटरमाइन मतलब कि पूरी कोशिश कर रखी थी। I skipped dinner and remained at the drawing board through the night. और उस रात मैंने अपना डिनर भी स्किप कर दिया था और जो पूरी रात थी वो मैंने डाइनिंग रूम मतलब कि ड्राइंग बोर्ड रूम में बिताई थी पूरे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। Where earlier the components of my design were floating in my mind. और फिर वो जो डिजाइन थी उस प्रोजेक्ट की जो डिजाइन थी वो मेरे माइंड में फ्लोट हो रही थी, घूम रही थी। Now they suddenly came together and took on forms and shapes I could work with. और फिर सडनली क्या हुआ, वो जो डिजाइन मेरे दिमाग में जो टुकड़ों टुकड़ों में घूम रही थी, जो एक पार्ट में डिवाइडेड थी, अब वो क्या हुआ था, एक शेप के रूप में मेरे दिमाग में आ गई थी और अब मैंने उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था। I could work with. The concentrated work I put in seemed to brush away all the cobwebs of mind. Cobwebs that I also give that all meanings in the description box, so you can check in the description box. Okay. So cobwebs of the mind, that means feeling of confusion in the mind, यानी कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अपने माइंड में रह जाना। तो यहाँ पर जो अब्दुल कलाम जी है वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने डिजाइन बनाया था उसको मतलब कि पॉलिश करने के बाद या फिर ब्रशअप करने के बाद मेरे जो दिमाग में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, मतलब कि कुछ ना कुछ मुझको मतलब कंफ्यूजन लग ही रहा था। मेरे दिमाग में जो कंफ्यूजन है उस प्रोजेक्ट को लेके वो बना ही हुआ था। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग लाइक अ मैन पोस्ट, बट दूसरे दिन की जो सुबह थी वह तब मैंने अपना जो काम है एक मैन पोस्ट की तरह करना शुरू कर दिया था, मतलब एक सस्टेन जो मेहनत रहती है, जो हार्ड वर्क रहता है, वो मैंने करना शुरू कर दिया था। सो आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक टू ईट एंड फ्रेशन अप। और जब मैं जो सुबह उठा था तो मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और फिर मैं जल्दी ही फ्रेशन अप हो गया, मतलब कि अपने आप को फ्रेश कर लिया। एंड वेंट बैक टू वर्क अगेन, और मैं दोबारा अपने काम पर लग गया। बाय सडनली इवनिंग माई वर्क वॉज नियरली कंप्लीट। बाय संडे इवनिंग, मतलब कि संडे की जो शाम थी तब मेरा जो काम था वो ऑलमोस्ट डन हो गया था, नियरली कंप्लीट हो चुका था। एंड एलिगेंट एंड नीट डिजाइन दैट आई वाज प्राउड ऑफ, और मैंने एक एलिगेंट, अच्छी, शिष्ट, सभ्य और नीट डिजाइन, साफ सुथरी डिजाइन मैंने बना ली थी जिसपे मैं प्राउड कर सकता था। While I was putting my final touch to it, जब मैं इसको अपना फाइनल टच दे रहा था, I sensed a presence in the room. तो मुझे ऐसा सेंस हुआ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई ना कोई प्रेजेंट है उस रूम में। It was the professor, और वो प्रोफेसर थे। I didn't know how long he had been standing there, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कितने लंबे समय से वहां पर प्रेजेंट थे, खड़े थे, वॉचिंग मी, और मुझे देख रहे थे। Now as our eyes met, और जैसे ही हमारी आंखें मिली, हम दोनों की आंखें मतलब कि आई कॉन्टेक्ट हुआ मेरा और मेरे प्रोफेसर का एक दूसरे से। He came forward, वो आगे बढ़े। He looked critically at my work for many minutes, और वो बहुत ही, जैसे कि उनकी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोफेसर थे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, क्रिटिकली किसी भी चीज को देखना। ठीक है, तो वो क्रिटिकली, जैसे कि उनकी आदत थी, वो मेरे वर्क को देख रहे थे, काफी देर से वो ऑब्जर्व कर रहे थे मुझे अपना वर्क करते हुए। तो वो उसी तरीके से आगे बढ़े मेरे पास। एंड Then he straightened up and smiled, और वो सीधे खड़े होके मतलब मेरे पास में आए और मेरे पास में मतलब कि मेरे पास में खड़े हो गए और स्माइल करने लगे, हंसने लगे। To my amazement he hugged me. To my amazement मतलब कि मेरे इस अमेजिंग, मतलब कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, to my amazement यानी कि जो मैंने अमेजिंग वर्क किया है उसको लेकर उन्होंने मेरे पास आए, स्माइल किया। एंड ही हग्ड मी अफेक्शनली, और उन्होंने बहुत ही एक चार्म के साथ, एक लगाव के साथ मुझे हग कर लिया, अपने गले से लगा लिया। पेटिंग मी ऑन द बैक, और मेरी जो पीठ है उसको थपथपाई। पेटिंग मी ऑन द बैक मतलब कि इस तरीके से पीठ थपथपाना या शाबाशी देना। ओके। He said, I knew I was putting you under immense pressure when I rejected your work the other day.
अब वो क्या बोलते हैं, मैं जानता था कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा अपने इस रिजेक्शन से, मतलब कि अगर जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, मतलब कि जो पहला जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया था और मैंने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो तुम बहुत ही प्रेशर में आ गए थे, मैं इस चीज को जानता था। आई सेट एन इम्पॉसिबल डेडलाइन, मैंने एक इम्पॉसिबल डेडलाइन सेट कर रखी थी, क्योंकि जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या कहा था कि मुझे मंडे इवनिंग तक तुम्हारा जो काम है वो कंप्लीट चाहिए, इसीलिए मैंने एक सेट मतलब कि डेडलाइन क्या कर दी थी, सेट करके रख दी थी। Yet you have met with work that I can, you have met it with work that I can only call outstanding। तो अब जो प्रोफेसर है वो क्या बोलते हैं कि मैंने एक डेडलाइन सेट करके भी रख दी थी और मैंने तुम्हें इतना मतलब कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी कर दिया था और एक डेडलाइन सेट भी कर दी थी, तुम्हारा माइंड इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, तुम डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने एक ऐसा वर्क किया है जो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो तुमने काम किया है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। As your teacher, I had to push you to your limit so that you could recognize your true potential। देखो यहाँ पे उनके जो टीचर है उन्होंने कितनी अच्छी बात की है। As your teacher, तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें उस लिमिट तक के पुश करते रहूंगा, यानी कि उस लिमिट तक के मैं तुम्हें धक्का देते रहूंगा जब तक कि तुमको ये रिकॉग्नाइज ना हो जाए कि मेरी खुद की इनर पोटेंशियल क्या है, मेरी खुद की इनर क्षमता क्या है किसी भी काम को करने की। ठीक है, तो एक जो टीचर रहता है वो स्टूडेंट्स को तब तक के पुश करते रहता है जब तक कि वो खुद अपने अंदर की जो इनर पोटेंशियल है उसको न जाने, अपनी कैपेबिलिटी को न जाने, अपनी क्वालिटी को न जाने। तो एक टीचर की ये हैबिट ही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की अच्छी से अच्छी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करवाए उसे खुद कि तुम में इतनी अच्छी क्वालिटी है और तुम इतना अच्छा कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाता है तो ऑब्वियस बात है कि अगर जो स्टूडेंट फेल हो रहा है या 10th रैंक ला रहा है, अगर वो भी हार्डवर्क करे तो वो भी उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, आफ्टर 2 days ऑफ एक्सट्रीम डिजेक्शन, मतलब कि 2 दिन की वो डिजेक्शन के बाद या फिर डिमोटिवेशन के बाद, डिजेक्शन मतलब कि होपलेस होता है स्टूडेंट्स, डिजेक्शन दैट मींस होपलेस। तो जब वो होपलेस हो गए थे तो आफ्टर 2 मतलब कि 2 दिन के डिजेक्शन के बाद, उम्मीदों को टूटने के बाद, Those words were music to my ears। वो जो प्रोफेसर ने जो वर्ड्स बोले थे ना कि तुम मतलब आउटस्टैंडिंग, ये वाला जो वर्ड्स उनके प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था, तो अब वो बोल रहे हैं कि इतने डिजेक्शन के बाद, 2 दिन के डिजेक्शन के बाद अब जो मैं ये जो वर्ड सुन रहा हूं, तो ये जो वर्ड्स है वो म्यूजिक टू माई ईयर्स। म्यूजिक टू माई ईयर्स मतलब कि प्लेजेंट टू हर, म्यूजिक टू माई ईयर्स मतलब कि प्लेजेंट टू हर, मतलब कि कान तरस जाना। तो 2 दिन के डिजेक्शन के बाद जो प्रोफेसर के वो वर्ड है वो मेरे कान में एक म्यूजिक की तरह घूम रहे हैं, जिसको सुनने के लिए मेरे कान क्या हो गए थे, तरस गए थे। एंड रिवाइव्ड एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, जिसको सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज भी हुआ कि मेरे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ आ चुका है। That day I learned 2 lessons, और उस दिन मैंने 2 लेसन सीखा। कौन कौन से लेसन सीखे? Now let's read। A teacher who has his or her student progress in mind is the best possible friend because the teacher know how to ensure that you excel। देखो, पहला लेसन तो मैंने वो सीखा कि एक जो टीचर है, अगर तुम अपने काम में अच्छे हो या फिर अगर तुम उस काम को करने की कैपेबिलिटी रखते हो और जो तुम्हारा टीचर है वो इस बात को जानता है, उसके माइंड में ये चीज है कि ये जो पर्सन है ये आगे बढ़ सकता है, कर सकता है, तो वो हमेशा तुम्हें एक फ्रेंड के जैसे पुशअप करते रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। एक चीज तो ये सीखी उन्होंने, मतलब कि एक जो टीचर है वो हमेशा हार्डवर्क करते रहता है आपके पीछे जब तक कि आप इंश्योर ना हो जाओ, उस काम में सक्सेस ना हो जाओ। दूसरी चीज जो उन्होंने सीखी वो कौन सी थी? एंड द सेकेंड, देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल डेडलाइन। और दूसरी चीज उन्होंने ये सीखी कि डेडलाइन जैसी कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, डेडलाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनके प्रोफेसर ने उनको 2 दिन यानी कि फ्राइडे इवनिंग से लेके मंडे मॉर्निंग तक के का टाइम दे रखा था कि ये तुम्हारी डेडलाइन है और तब तक के तुम्हें काम करना है, बट इन्होंने क्या किया था, संडे इवनिंग तक के ही अपना काम फिनिश कर लिया था। तो ये वो बोल रहे हैं कि डेडलाइन जैसी कोई भी सीमा नहीं होती है कि हमको आखिरी समय पर ही हर काम करना है। जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं और हमको लास्ट वीक ही पढ़ने बैठना है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग अभी से टीचिंग करना स्टडी करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वी विल गेट द फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं, फर्स्ट तो ये कि हमारे जो टीचर है अगर हमको पुशअप करते रहे, अगर वो हमारी कैपेबिलिटी जानते हैं तो वो एक अच्छे फ्रेंड के जैसे हमको आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे। सेकंड चीज ये कि अपने काम को करने के लिए हमारे पास कोई भी डेडलाइन जैसी चीज नहीं होती है। अगर हम उस चीज में भिड़ जाए तो हम डेडलाइन के पहले भी वो वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ओके, आई हैव वर्कड ऑन मैनी टफ असाइनमेंट
some of which had the country's top leaders, और मैंने बहुत सारे टफ असाइनमेंट्स में वर्क किया है जहां पर कंट्री के बहुत सारे टॉप लीडर्स जो थे उन्होंने मेरे वर्क को वॉच किया ओवर माई वर्क, मतलब कि मेरे पूरे वर्क को वॉच किया. बट द अश्योरेंस आई गेन्ड इन माई कैपेबिलिटी एट MIT. व्हाट इज MIT? मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े कंट्री के जो लीडर्स होते थे उन्होंने मेरे वर्क को वॉच किया, मेरे पूरे काम को वॉच आउट किया. बट जो मुझे एश्योरेंस है, जो मुझे खुद की जो कैपेबिलिटी जानने की जो क्षमता है वो कहाँ से मिली? MIT से मिली, मतलब कि मेरे कॉलेज से ही मिली. वहीं से मैंने अपने आप की कैपेबिलिटी को जाना. थैंक्स टू प्रोफेसर श्रीनिवासम हेल्प्ड मी लेटर इन लाइफ टू. इसलिए मैं अपने प्रोफेसर श्रीनिवासम का थैंक्स करता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ, और जिन्होंने मेरे लाइफ में बाद में भी, मतलब कि कॉलेज के बाद में भी उन्होंने मेरा काफी साथ दिया. आफ्टर MIT आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ. और आफ्टर MIT मतलब कि MIT के बाद, उस ग्रेजुएशन के बाद अब मेरी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है. किस वे में? फ्लाइंग के वे में, मतलब कि एयरक्राफ्ट के वे में, एरोनॉटिकल्स के वे में, जहां पर वो जाना चाहते थे. ठीक है, so little did I know that even tougher lesson were to follow. और ये मैं जानता भी था कि अब मुझे मेरा जो आगे की जिंदगी है वो एक टफर लेसन से शुरू होने वाली है. और जैसा कि आगे अब तक कि मैंने अपना एक टफर लेसन देखा है अपने लाइफ में. I went to work at हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL. कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये बेंगलुरु में है. तो ये क्या बोल रहे हैं, जब मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि बेंगलुरु में वहां पर गया, देयर आई लर्न अ लॉट अबाउट एयरक्राफ्ट एंड देयर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. और वहां पर मैंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट और डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी ये सब चीजें सीखी. बाय नाउ आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वॉन्टेड अ करियर इन फ्लाइंग. और अब मैं इस बात पे पूरा ही श्योर था, मुझे पूरा ही भरोसा था कि मेरा जो करियर है वो सिर्फ फ्लाइंग पर ही है. ठीक है, when I emerged as a graduate aeronautical engineer from HAL. अब जब मैं HAL से एरोनॉटिक इंजीनियर का ग्रेजुएट बन के निकला या फिर बना, सो आई गॉट 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो उसके बाद मतलब HAL से निकलने के बाद मेरे पास 2 जॉब की अपॉर्चुनिटीज थी. वो कौन कौन सी थी? वन वॉज इन द एयरफोर्स एंड अनदर एट द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. यानी कि एक जो थी वो मुझे एयरफोर्स के लिए थी. जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी वो क्या थी? एयरफोर्स में जाने की थी. और जो सेकंड थी वो कौन सी थी? एंड द अनदर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट. सेकंड कौन सी थी? डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट. फर्स्ट कौन सी थी? एयरफोर्स में जाना था. और सेकंड जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट की थी. ठीक है, सो एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस I received interview calls from both. और मैंने दोनों ही जगह से क्या कर लिया था? कॉल के इंटरव्यू मतलब कि गॉट कर लिए थे या फिर रिसीव कर लिया था. द फर्स्ट वॉज इन देहरादून. जो पहला वाला था ना, जो एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वाला था वो देहरादून में था. और जो सेकंड वाला था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाला था, वो कहाँ पे था? दिल्ली में था. सो सेकंड इज इन दिल्ली. I set forth with great hope in my heart. और इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद को दिल में लिए मैं आगे बढ़ता गया अपनी लाइफ में. फोर्थ मतलब कि आगे बढ़ना. ठीक है, my first close sight of an aircraft had been at MIT. my first close sight मतलब कि जो उन्होंने बहुत पास से जो क्लोज साइट देखा था एयरक्राफ्ट की, वो कहाँ पे देखा था? MIT में देखा था. MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट. Okay, so where 2 decommissioned aircraft were kept for demonstration of various subsystems to the students. देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर क्या थे? decommissioned that means withdraw from service. यानी कि जब वो MIT में थे ना, तो वहां पर क्या होता था? एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, इंस्ट्रूमेंटल्स रहते थे. तो उसमें क्या होता था? उनके पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट रखे हुए थे, मतलब कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाने के लिए 2 एयरक्राफ्ट डिजाइन वहां पर रखी हुई थी. तो वो वही बोलते हैं जो डीकमीशन्ड डिजाइन थी. तो सबसे पहले मैंने उसी डिजाइन को सबसे पहले देखा था. और वो क्यों लाई गई थी? ताकि वो स्टूडेंट्स को लर्न करवा सके, सिखा सके. ठीक है, They had held a special fascination for me. और बट वो जो डिजाइन थी उसने एक स्पेशल फैसिनेशन दिया था. फैसिनेशन दैट मीन्स चार्मिंग. एक अलग सा लगाव हो गया था उनको उस डीकमीशन मतलब कि वो जो सर्विस के लिए जो लाए गए थे, वो जो एयरक्राफ्ट लाए गए थे, उससे एक अलग सा चार्मिंग, एक अलग सा लगाव हो गया था मुझे. एंड
आई वॉज ड्रॉन टू देम अगेन एंड अगेन, और मैं उसकी तरफ बार बार खींचा ही चला जाता था। ड्रॉन मतलब कि खींचा। वो जो एयरक्राफ्ट रखे हुए थे MIT में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए या उनके प्रैक्टिकल के लिए, तो वो जो डिजाइन थी वो इतनी फैसिनेशन थी, वो इतनी चार्मिंग थी कि मैं उसके तरफ बार बार क्या हो जाता था, खींचा चला आता था। Again and again, they represented for me man's ability to think beyond his boundaries and to give wings to dream. और वो जो डिजाइन थी वो मुझे ये सिखाती थी कि जो ह्यूमन है उसकी सोच की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। अगर वो चाहे तो अपने सपनों के पंखों में उड़ान भर के अपने सपनों को साकार कर सकता है। ये बहुत ही इफेक्टिव लाइन है स्टूडेंट्स, इसको प्लीज मैंने स्क्रीन में बुक शो की हुई है, उसे जरूर रीड करना। तो वो क्या बोलते हैं, मुझे उस एयरक्राफ्ट को देख के, उस डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट को देख के जो स्टूडेंट्स के लिए लाए गए थे, एक तो वो इतने चार्मिंग थे कि मैं उसमें खींचा चला जाता था, और उसको देखने के बाद मैं ये भी सोचता था कि ह्यूमन की थिंकिंग की कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने सपनों को अपनी मेहनत से साकार कर सकता है, उसको एक विंग्स दे सकता है, उसको एक पंख दे सकता है सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए। I had chosen aeronautical engineering as my area of study because of my fascination for flying. मैंने जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चूज किया था, क्योंकि मेरा इस फील्ड में, फ्लाइंग के फील्ड में मेरा क्या था, एक चार्मिंग था, मुझे उस फील्ड में ही जाना था। ओवर द इयर्स आई हैड नर्चर्ड द होप, नर्चर मतलब कि पालना, नर्चर दैट मीन्स पालना या फिर टू डेवलप, किसी भी चीज को डेवलप करना, ठीक है। So I had nurtured the hope to be able to fly over there, मतलब कि पूरे साल तक के मैं अपने अंदर इसी सपनों को पालते रहा कि मुझे उड़ना है एक दिन, एबल टू, और मैंने अपने अंदर में एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी साबित करके रखी थी, एक उम्मीदों को बांध के रखा था कि मुझे उड़ना है, एबल टू फ्लाई। अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूं। टू हैंडल अ मशीन एज इट रोज हायर एंड हायर इन द स्ट्रेटोस्फेयर वाज माय डियरेस्ट ड्रीम, और मुझे एयरक्राफ्ट को उड़ाना और उस मशीन को हैंडल करना, उस मतलब कि उस हायर रेंज में, स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है, यानी कि ऊपर हवा में उड़ना, और ऊपर हवा में उड़ के एयरक्राफ्ट की जो मशीन होती थी उसको हैंडल करना, ये मेरा सपना बन गया था। और मैं खुद में ये जान गया था कि मैं अब कैपेबल हूँ इन सबको हैंडल करने के लिए, यानी कि फ्लाइंग को उड़ाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसकी मशीनों को टफ से टफर सिचुएशन में हैंडल करने के लिए। ओके, so as I made my way from Madras to North India for the interview, तो जैसे कि जब मैं जा रहा था अपने इंटरव्यू के लिए मद्रास से, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया, टू नॉर्थ इंडिया, मद्रास से नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक है। मद्रास कहाँ पे है, साउथ में, और वो कहाँ पे जा रहे थे, नॉर्थ इंडिया की तरफ, यानी कि काफी लंबा डिस्टेंस है। ओके, सो जा रहा था इंटरव्यू के लिए। सो आई प्लेड दिस ड्रीम्स ओवर एंड ओवर अगेन इन माई माइंड। तो ये जो आई प्लेड दिस ड्रीम, तो मेरे दिमाग में मेरा जो ड्रीम था, मेरे जो सपने थे, वो बार बार रिकॉल हो रहे थे, मेरे माइंड में बार बार आ रहे थे। आई वॉज फाइनली ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग अ पायलट। तो फाइनली अब मैं क्या बन चुका था, एक पायलट बन चुका था, एक पायलट बन चुका था। द जर्नी फ्रॉम तमिलनाडु टू देहरादून वॉज अ लॉन्ग वन। तो जो जर्नी थी तमिलनाडु से दिल्ली के बीच में, वो क्या थी, बहुत ही, तमिलनाडु टू देहरादून, ये क्या थी, बहुत ही लंबी जर्नी थी। नॉट जस्ट जोग्राफिकली, सिर्फ जोग्राफिकली नहीं कि मतलब कि वहां पे जाने के लिए बहुत डिस्टेंस था इसलिए नहीं, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस, बल्कि यहाँ का जो डिस्टेंस, मतलब कि जोग्राफिकली नहीं, लेकिन जो यहाँ का जो डिस्टेंस था वो भी बहुत ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज घूम रही थी कि मैं पायलट बन गया हूँ, मुझे जो डेस्टिनेशन है मुझे पता है, अब मुझे वहां पे जाना है, इसलिए वो जो उनका जो समय है वो कट नहीं रहा था ट्रेवलिंग का। I would travel from my humble origins to the prize that lay in the foothills of Himalayas. प्लीज, आई वुड ट्रेवल ऑफ माई हम्बल ओरिजिन, मतलब कि अब मैं अपने सपनों को अपने मन में लिए ट्रेवल कर रहा था, एक हम्बली, मतलब जो मेरे जो सपने थे उसको लिए जा रहा था मैं आगे। और जो मेरा सपना था वो पूरा होने वाला कहाँ था, वो जो मेरा सपना था, जो मेरा पायलट बनने का जो ड्रीम था, जहां से मैं प्लेन उड़ाने वाला था, एयरक्राफ्ट करने वाला था, एयरक्राफ्टिंग करने वाला था, वो कहाँ पे रखा हुआ था, हिमालय में रखा हुआ था।
फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, अ प्लेस इन द एयरफोर्स एज अ पायलट, जहां पर मुझे एक एयरफोर्स मतलब कि सॉरी अ प्लेस इन द एयरफोर्स एज अ पायलट, जहां पर मुझे पायलट बनने वाला जो प्लेस है वो कहाँ पे था, हिमालय में था। और मेरी ये जो जर्नी थी वो मुझे बहुत लॉन्ग लग रही थी, क्योंकि वहां से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, वहां से मुझे एक टाइटल फाइनली मिलने वाला था, मेरी इतने सालों की जो मेहनत थी अब वो सफल होने वाली थी, अब मैं पायलट बनने जा रहा था। तो ये थी आज का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग्स है ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। अगर इसमें से कुछ भी चीज समझ में ना आए सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, ओके, एंड सी यू सून। So students, I'm stopping here and see you soon with our last and third part of this chapter. So till then, take care. Bye bye.